जाजुरिया, बायोलॉजी लेक्चरर, आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम प्योर साइंस का जेनेटिक्स चैप्टर जो है वो क्लियर करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक जेनेटिक्स को समझे कि आनुवांशिकी क्या है, कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं, कौन कौन से इस पर क्रॉस करवाए गए हैं, किन किन वैज्ञानिकों का इस पर योगदान है। तो आज अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे आनुवांशिकी, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। आनुवांशिकी या इसको इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक्स। इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, परिभाषा की, आनुवांशिकी होती क्या है। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स देखिए, आनुवांशिकी क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो आनुवांशिकी की परिभाषा ये हो गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन कहते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो कहते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल को। तो आनुवांशिकी का जो जनक था वो कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को। अब देखिए आगे इसमें कि ये भी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवांशिकी शब्द किसने दिया। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आनुवांशिकी का जनक है वो कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को, लेकिन आनुवांशिकी शब्द या जेनेटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो आपको याद रखना है डब्ल्यू बैटसन। ये बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया या किसने दिया, तो आपको याद रखना है आनुवांशिकी शब्द सबसे पहले डब्ल्यू बैटसन ने दिया, और आनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को। अब आगे बात करें, जो डब्ल्यू बैटसन जिसने आनुवांशिकी शब्द दिया, डब्ल्यू बैटसन को ही अपन आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, यानी मॉडर्न जेनेटिक्स। ये भी आपको याद रखना है कि आनुवांशिकी का जनक है वो तो है ग्रेगर जोहन मेंडल, और आपसे पूछा जाए आधुनिक आनुवांशिकी, मॉडर्न या नई आनुवांशिकी, उसका जनक कहा जाता है डब्ल्यू बैटसन को। इसके बाद देखिए इसके बाद में एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को मानव आनुवांशिकी या विज्ञान की एक शाखा है सुजननिकी, जिसके अंतर्गत अपन मानव की आनुवांशिक विभिन्नताओं या आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फ्रांसिस गाल्टन को मानव आनुवांशिकी या सुजननिकी को इंग्लिश में बोलते हैं यूजेनिक्स का जनक कहा जाता है।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानव आनुवांशिकी या सुजननिकी या यूजेनिक्स, इसका जनक किसको कहते हैं, तो आपको नाम याद रखना है फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद में देखिए एक वैज्ञानिक और थे, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन, तो टी.एच. मॉर्गन ने भी आनुवांशिकी पे बहुत कार्य किए। इन्होंने जैसे मेंडल ने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था, इन्होंने टी.एच. मॉर्गन ने एक मक्खी होती है फल मक्खी जिसको अपन ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं, उस पर उन्होंने प्रयोग किया। इसलिए टी.एच. मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवांशिकी का का जनक कहा जाता है। तो टी.एच. मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवांशिकी का क्या कहते हैं, जनक। फ्रांसिस गाल्टन को मानव आनुवांशिकी का क्या कहते हैं, जनक। अब आगे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आनुवांशिकी क्या होती है, तो आनुवांशिकी मैंने बताया जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो तो कहलाती है आनुवांशिकी या इंग्लिश में कहते हैं इसको जेनेटिक्स। इसके बाद में आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देना है कि आनुवांशिकी और एक होता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो आनुवांशिकी हो गई, ये तो विज्ञान की मेन शाखा है। अब बात आती है आनुवांशिकता की, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं हेरिडिटी, आनुवांशिकता। अब आनुवांशिकता कहते किसको है, तो आपको याद रखना है कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि आनुवांशिकता आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे अपने माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतान में आते हैं, तो वो जो लक्षण हैं जो संतान में आ रहे हैं माता पिता के द्वारा, वो लक्षण कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। देखिए इन लक्षणों के जो वाहक है कि इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके कौन जाता है, तो आपको याद रखना है आनुवांशिकता के वाहक जो होते हैं वो जीन होते हैं। अब जीन आप सब जानते हैं, जीन जो होते हैं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीन जो होते हैं गुणसूत्रों पर, यानी गुणसूत्रों के ऊपर जीन बैठे रहते हैं या सवार रहते हैं। इनकी जो स्थिति होती है कि गुणसूत्रों पर जीन सवार होते हैं, ये स्थिति कहलाती है लोकस। ये स्थिति कहलाती है लोकस। जैसे घोड़े पे आदमी बैठ जाता है, उसी प्रकार से गुणसूत्रों पर जीन बैठे रहते हैं। और जिस प्रकार गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसी प्रकार से जीन भी गुणसूत्रों के साथ जाते हैं। जीन और गुणसूत्र दोनों ही डीएनए के बने होते हैं। तो आपको याद रखना है आनुवांशिकता के जो वाहक होते हैं वो कौन होते हैं, जीन होते हैं। और जीन हमेशा किस पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर। गुणसूत्रों पर जीन की जो स्थिति है वो कहलाती है लोकस। तो आपको ध्यान रखना है आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब इसके जनक की बात करें, जिस प्रकार से आनुवांशिकी का जनक मैंने आपको बताया ग्रेगर जॉन मेंडल, और आधुनिक आनुवांशिकी का जनक मैंने आपको बताया डब्ल्यू बेटसन, उसी प्रकार से आनुवांशिकता का जो जनक माना जाता है या आनुवांशिकता शब्द जिसने दिया वो वैज्ञानिक था हर्बर्ट स्पेंसर। ये आपको याद रखना है हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने आनुवांशिकता शब्द दिया और उन्हीं को अपन आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। आगे चलते हैं। आनुवांशिकता आपने पढ़ ली, आनुवांशिकता क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं अपन आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, तो आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं कि वे लक्षण
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वे लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद में अपन बात करें विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती है? विभिन्नताएं जैसे अपन देखते हैं कि जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है उनमें हमेशा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और जिनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है उनमें कभी भी विभिन्नता नहीं होती। अर्थात यानी अलैंगिक जनन वाले जो संतति उत्पन्न करते हैं वो ठीक अपने जनक के समान होती है, लेकिन जो लैंगिक जनन के दौरान संतति उत्पन्न होती है उसमें हमेशा वेरिएशन या विभिन्नताएं पाई जाती है। तो विभिन्नताएं क्या होती है? देखिए इधर, जुड़वा बच्चों को छोड़कर, जुड़वा बच्चों को छोड़कर, जुड़वा बच्चों को अपन बोलते हैं ट्विंस। जुड़वा बच्चों को छोड़कर एक ही माता पिता की, एक ही माता पिता की दो संतानों में भी कुछ अंतर पाया जाता है, कुछ अंतर पाया जाता है। इस अंतर को ही अपन विभिन्नताएं कहते हैं। तो जुड़वा बच्चों को छोड़कर एक ही माता पिता या एक ही दंपति की दो संतानें या दो भाई हो या दो बहनें हो उनमें भी आपस में अंतर पाया जाता है, वो एक जैसे नहीं होते। तो इसका कारण होती है विभिन्नताएं। और विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है यह आपको जान रखना है। विभिन्नताएं उत्पन्न होने का एक ही कारण है और वो है लैंगिक जनन, कि जो जीव लैंगिक जनन करेंगे उनमें सदैव विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और विभिन्नताएं जो होती है वो बहुत ही आवश्यक होती है किसी भी जाति की उत्पत्ति के लिए। अब आगे देखिए, अब जैसे मेंडल के बारे में अपन पढ़ते हैं, मेंडल ने मटर के पौधे पे प्रयोग करवाया और उसने उसमें कई क्रॉस करवाए, संकरण के प्रयोग किए, ठीक है। उसके आधार पर संकरण के बाद में जो परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसका जो अपन अनुपात निकालते हैं वो अनुपात दो प्रकार से निकलता है। तो इसमें जो पहला अनुपात निकालते हैं वो होता है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप। एक तो होता है लक्षण प्रारूप और दूसरा होता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप जिसको बोलते हैं जीनोटाइप। अब दोनों में अंतर क्या है? तो पहला अपन देखते हैं लक्षण प्रारूप। तो आप बताएंगे किसी भी सजीव की, किसी भी सजीव की बाह्य संरचना या बाह्य जीन के प्रदर्शन को, बाह्य जीन के प्रदर्शन को, बाह्य जीन के प्रदर्शन को अपन कहते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। कि जो लक्षण आसानी से अपने को दिख जाए उसको अपन बोलते हैं लक्षण प्रारूप। यानी किसी भी सजीव की बाह्य जीन संरचना ही उसका लक्षण प्रारूप कहलाती है। अब इसके बाद अपन बात करें जीन प्रारूप की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बाह्य संरचना न देखकर आंतरिक संरचना देखी जाती है। तो आप बताएंगे किसी भी सजीव के आंतरिक जीन के प्रदर्शन को
आंतरिक जीन के प्रदर्शन को जीनोटाइप कहा जाता है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, लक्षण प्रारूप और दूसरा होता है जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप में किसी भी सजीव के बाह्य जीन के प्रदर्शन को देखा जाता है और जीन प्रारूप में किसी भी सजीव के आंतरिक जीन के प्रदर्शन को देखा जाता है। अब इसके बाद की बात करें, जीनोम, एक जीनोम होता है, एक होता है कैरियोटाइप। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर एग्जाम में इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि जीनोम किसे कहते हैं या कैरियोटाइप क्या होता है। तो आपको याद रखना है, सिंपल सी परिभाषा है कि जीनोम आप बताएंगे अगुणित गुणसूत्रों के, अगुणित आप जानते हो कि n बराबर अपन अगुणित लिखते हैं और 2n बराबर लिखते हैं अपन द्विगुणित। n बराबर अगुणित होता है, 2n बराबर द्विगुणित होता है। जैसे शुक्राणु की बात करें अपन, मानव का जो शुक्राणु होता है अगुणित होता है और अंडाणु भी अगुणित होता है। जब दोनों में निषेचन होता है तो आपस में जब ये मिलते हैं तो रचना बन जाती है द्विगुणित। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि अगुणित गुणसूत्रों के पूर्ण समुच्चय, अगुणित गुणसूत्रों के पूर्ण समुच्चय या समूह, पूर्ण समुच्चय को जीनोम कहा जाता है। अगुणित गुणसूत्रों के पूर्ण समुच्चय को जीनोम कहा जाता है। अब बात करें कैरियोटाइप, तो आपको थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे अगुणित होते हैं, यहाँ पे गुणसूत्र द्विगुणित हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको द्विगुणित गुणसूत्रों के, द्विगुणित गुणसूत्रों के पूर्ण समुच्चय को कैरियोटाइप कहते हैं। तो ये चार चीज मैंने आपको बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, जीनोम और कैरियोटाइप। तो जीनोम जो होता है अगुणित गुणसूत्रों का पूर्ण समुच्चय होता है और कैरियोटाइप जो होता है द्विगुणित गुणसूत्रों का पूर्ण समुच्चय। अब आगे चलते हैं, देखिए आनुवांशिक में एक मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, अलील, युग्म विकल्पी, ये भी नाम है, या अपन इसको बोल सकते हैं विप्रियासी, या इसका एक अन्य नाम और है जिसको बोलते हैं एलिलोमॉर्फ। अलील बोल दें, युग्म विकल्पी बोल दें, विप्रियासी बोल दें या एलिलोमॉर्फ, आपको उसको ध्यान से समझना है। इसमें सिंपल सी चीज है कि जब जिसमें दोनों लक्षण मौजूद हो, यानी जिसमें प्रभावी लक्षण भी मौजूद हो और अप्रभावी लक्षण भी मौजूद हो, ठीक है। तो इन दोनों का जो समूह बनता है उसको अपन बोलते हैं अलील, युग्म विकल्पी या विप्रियासी या एलिलोमॉर्फ। जैसे अपन प्रभावी की बात करें तो जैसे अपन ने लिखा यहाँ पे टी, तो ये प्रभावी हो गया, यहाँ पे हो गया स्मॉल टी, ठीक है। जो कैपिटल होगा वो हमेशा प्रभावी होगा और जो स्मॉल होगा वो अप्रभावी। तो इन दोनों के मिलने से, जैसे इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, एक टी इधर से आएगा बड़ा वाला, एक इधर से आएगा, तो ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो लक्षण कहलाएगा वो कहलाएगा अलील, या इसको अपन बोलते हैं युग्म विकल्पी या विप्रियासी, या सिंपल भाषा में आप समझे कि विपरीत लक्षण, यानी वही बात है, एक अपन ने प्रभावी ले लिया, दूसरा अप्रभावी ले लिया, तो दोनों विपरीत हो गए। तो विपरीत लक्षणों का जो युग्म बनता है उसको अपन बोलते हैं अलील, युग्म विकल्पी, विप्रियासी या एलिलोमॉर्फ। आगे देखिए, जब भी, अब पहले आपको ये समझना है कि संकरण क्या होता है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण में आपको ध्यान रखना है कि दो युग्म विकल्पी, मैंने अभी आपको बताया अलील बोल दो, युग्म विकल्पी बोल दो, विपरीत बोल दो या विप्रियासी बोल दो,
दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य, दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाकर, क्रॉस या संकरण, क्रॉस करवाकर नई संतति प्राप्त करना, नई संतति प्राप्त करना संकरण कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है, दो विपर्यासी या दो विपरीत लक्षणों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो उससे प्राप्त जो संतति होती है वो प्रक्रिया कहलाती है संकरण। तो संकरण में सबसे पहली चीज आती है जनक। जनक किसे कहते हैं कि जिनके बीच में सीधा क्रॉस करवाया जाए, मान लिया कैपिटल की और स्मॉल टी, तो ये जनक हो गए। तो जनक वो होते हैं जिनके बीच में सीधा क्रॉस करवाकर और जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी, पहली पीढ़ी, वो पीढ़ी प्राप्त होगी F1। तो जनक किसे कहते हैं कि जिनके बीच सीधा क्रॉस करवाया जाता है, यानी जनक का मतलब होता है पेरेंट्स। तो दो जनकों के बीच जब क्रॉस करवाया जाएगा तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, पहली पीढ़ी। अब देखिए F1 पीढ़ी क्या होती है, F1 पीढ़ी जिसको अपन बोलते हैं फिलिकल। F का मतलब होता है फिलिकल और पीढ़ी को बोलते हैं जनरेशन। तो F1 पीढ़ी क्या बताएंगे आप कि दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाकर, किसके मध्य, दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाकर जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे अपन कहते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में हमेशा दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। दूसरा आता है F2 पीढ़ी, फिलिकल जनरेशन 2। तो F2 पीढ़ी किसको बोलेंगे, F1 पीढ़ी कब प्राप्त होती है, जब दो जनकों के बीच क्रॉस होता है। इधर देखिए ये दो जनक लिए मैंने, पहली पीढ़ी जो बनेगी, एक इधर से आएगा लक्षण, एक इधर से आएगा, तो ये हो गई F1 पीढ़ी। यहां पे स्वपरागण होगा, यहां पे स्वपरागण होगा तो यहां पे युग्मक बनेंगे, यहां पे युग्मक। तो F2 पीढ़ी किसको बोलेंगे, F1 पीढ़ी के जनकों, F1 पीढ़ी के जनकों के मध्य क्रॉस करवाकर नई संतति प्राप्त करना क्या कहलाएगा, F2 पीढ़ी। तो आपको सीधा से याद रखना है कि जब दो मेन जनकों के बीच क्रॉस होगा उससे जो पीढ़ी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी, और जब आप F1 पीढ़ी के जनकों के बीच क्रॉस करवाएंगे, F1 पीढ़ी के जनकों के बीच जब क्रॉस होगा तो आपको प्राप्त होगी F2 पीढ़ी। तो ये आनुवांशिकी की जो मेन शब्दावली थी वो मैंने आपको बता दी, इसको विशेष रूप से आप ध्यान दें। अब आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं मेंडल के जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए इधर मेंडल का जीवन परिचय। आप सभी को पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ध्यान से समझिए, मेंडल का जो जन्म हुआ वो 22 जुलाई 1822 में, कब हुआ, 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया कंट्री या देश का नाम है, ऑस्ट्रिया के
हैजनफोर्ड शहर के सिलिसियन कस्बे में हुआ। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हैजनफोर्ड शहर के सिलिसियन कस्बे में हुआ। हैजनफोर्ड वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। मेंडल की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो गिरजाघर में हुई। मेंडल की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो गिरजाघर में हुई। इसके बाद में मेंडल ने 1842 में दर्शन शास्त्र जिसको फिलोसफी अपन कहते हैं, 1842 में मेंडल ने दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंडल ने 1842 में इसमें दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके बाद में 1843 में चेकोस्लोवाकिया में एक शहर था ब्रून शहर, ये आपको याद रखना है, ब्रून शहर। इसके अंदर वो गिरजाघर में पादरी बन गए 1843 में। यानी मेंडल की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो गिरजाघर में हुई। उसके बाद में मेंडल ने दर्शन शास्त्र में 1842 में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके बाद में 1843 में ब्रून शहर में वो पादरी बन गए। इसके बाद में मेंडल ने गिरजाघर के उद्यान में मटर के कुछ पौधे थे जिनको उद्यान मटर कहा गया, उन पे उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक यानी 1856 से लेके 1865, ये आपको याद रखना है, 1856 से लेके 1865 में 8 वर्षों तक उन्होंने उद्यान मटर के पौधों पर आनुवांशिकता के प्रयोग किए। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मेंडल ने कितने वर्षों तक अनुसंधान कार्य किया, तो आपको याद रखना है 8 वर्षों तक, और 1856 से लेके 1865। फिर इस पे अनुसंधान करने के बाद में जो मेंडल को परिणाम प्राप्त हुए, उन्होंने लगभग 3000 मटर के पौधों पर आनुवांशिकता के प्रयोग किए और उसके जो परिणाम निकले उन परिणामों को उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये वहां की एक संस्था थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसके अंदर मेंडल ने अपने परिणामों को प्रस्तुत किया। तो ब्रून शहर की जो सोसाइटी थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उन्होंने इस पे अध्ययन करने के बाद में, तो ये जो ब्रून शहर सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मेंडल ने अपने जो परिणाम इस संस्था को दिए, वो दिए थे 1865 में, ये याद रखना 1865 में। इसके बाद में इस सोसाइटी ने, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने
1866 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1866 में मेंडल के प्रयोगों के जो भी परिणाम थे उनको एक पुस्तक जिसका नाम था पादपों में संकरण के प्रयोग, इस नाम से, इस शीर्षक से पुस्तक का नाम रखा गया पादपों में संकरण के प्रयोग। ये पुस्तक किसने निकाली? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने। इस पुस्तक में 1866 में ये प्रकाशित हुई, जिसमें मेंडल के जो भी नियम थे वो प्रकाशित हुए। तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मेंडल के नियम कब प्रकाशित हुए? तो आपको याद रखना है 1866 में। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है पादपों में संकरण के प्रयोग। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मेंडलवाद, मेंडलवाद या इसको अपन बोलते हैं मेंडेलिज्म, मेंडलवाद या मेंडेलिज्म किसे कहते हैं? तो देखिए इधर मेंडलवाद या मेंडेलिज्म, तो आपको याद रखना है कि मेंडल ने जो आनुवांशिकता के नियम दिए, मेंडल के आनुवांशिकता के, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों को संयुक्त रूप से मेंडेलिज्म या मेंडलवाद कहा जाता है। तो आपको याद रखना है मेंडलवाद या मेंडेलिज्म किसे कहते हैं? तो मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों को संयुक्त रूप से मेंडेलिज्म कहते हैं। आप सभी को पता है कि मेंडल ने आनुवांशिकता के संबंध में 3 प्रयोग दिए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा जो मेंडल ने नियम दिया था वो था पृथक्करण, इसको पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं। इसको विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और तीसरा जो नियम दिया था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने आनुवांशिकता पर 3 नियम दिए। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण या विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा नियम दिया वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें जो पहले 2 नियम थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित थे, एक संकर क्रॉस पर आधारित। ये आपको ध्यान रखना है कि एक संकर क्रॉस पर आधारित कौन कौन से नियम थे। और जो तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये था द्विसंकर क्रॉस पर आधारित। तो मेंडल के जो 2 नियम थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये एक संकर क्रॉस पर आधारित थे, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था। तो मेंडल ने ये जो 3 नियम दिए, इनको अपन सम्मिलित रूप से मेंडलवाद या मेंडेलिज्म कहते हैं। इन नियमों के बारे में, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, इनके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए, मेंडल ने, ये क्वेश्चन आता है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के
पौधे को ही क्यों चुना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना। इसके निम्न कारण थे। जो पहला कारण था कि मटर का जीवन काल छोटा, लगभग 1 वर्ष का होता है। तो पहला कारण ये था कि जो मटर का जीवन काल होता है वो छोटा होता है, लगभग 1 वर्ष का। दूसरा कारण, जो सबसे मेन कारण था, कि मटर में स्वपरागण व परपरागण दोनों आसानी से करवाए जा सकते हैं। सबसे मेन कारण ये था कि मटर में स्वपरागण और परपरागण दोनों आसानी से करवाए जा सकते हैं। तीसरा कारण था कि मटर के पौधे को कम क्षेत्र में भी अधिक संख्या में उगाया जा सकता है। तीसरा कारण ये था। चौथा कारण था कि मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी, जिसको अपन उभयलिंगी भी कहते हैं, यानी नर और मादा दोनों एक ही पौधे में स्थित होते हैं। तो मटर का पुष्प द्विलिंगी और उभयलिंगी होता है। नंबर 5, मटर की सभी पीढ़ियां जननक्षम, यानी जनन करने योग्य होती है, जननक्षम होती है। तो यह भी एक कारण था मटर के पौधे को चुनने का। और जो लास्ट कारण था वो था कि मटर में विप्रियासी मैंने बताया आपको, विपरीत या विप्रियासी लक्षणों को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये कारण आपको बताने हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। इसके निम्न कारण थे। पहला था मटर का जीवनकाल छोटा या 1 वर्ष का होता है। दूसरा था, जो मेन कारण है, मटर में स्वपरागण व परपरागण दोनों आसानी से करवाए जा सकते हैं। तीसरा कारण था कि मटर के पौधे को अपन कम क्षेत्र में भी अधिक संख्या में उगा सकते हैं। चौथा कारण था, मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है, यानी उसको अन्य किसी पुष्प की आवश्यकता नहीं है परागण करने के लिए, इसलिए मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। और नंबर 5, मटर की सभी पीढ़ियां जननक्षम, यानी जनन करने योग्य होती है। और लास्ट कारण था कि मटर में जो विप्रियासी, यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों को आसानी से अपन पहचान सकते हैं। तो आज आपने आनुवंशिकी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आगे अपन आनुवंशिकी के बारे में कौन कौन से क्रॉस हुए, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए, इसके बारे में अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे।